वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की हम लोग देखिए सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें स्टार्ट करना है 350 फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, ठीक। तो ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके आरओ यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। तो इस सीरीज को आप लोग अच्छे से फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट बन गई इसी चैनल पे, पुरानी वीडियोस भी देख लो। और साथ में अगर आपने अभी तक आरओ के लिए टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है सीएस की, तो एक बार लगा जोड़ लीजिएगा इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो 350 फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। अब जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, जो इनके अध्यक्ष रह चुके हैं, जो इनके चेयरपर्सन रह चुके हैं, ठीक है, उसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। हल्का सा आपका ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में जाता है, ठीक। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका बी वाला। अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ क्यों। सबसे पहले देखो आपका जो चेयरपर्सन बनती है वो बनती है जयंती पटनायक। अगर हम ये अपनी पॉलिटी की लिस्टिंग देखें, ये हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पॉलिटी की लिस्टिंग है, इसमें सब कुछ जो है इस हिसाब से आपको नोट्स के फॉर्म में मिलता है, जो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली जो चेयरपर्सन रही है वो रही है आपकी जयंती पटनायक। इनका नाम तो याद कर ही लो क्योंकि फर्स्ट चेयरपर्सन तो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो पहली ही हो गई। दूसरा क्या बोला जा रहा है, गिरिजा व्यास। गिरिजा व्यास जो है वो रही है आपके 5वें नंबर पे, ठीक है। इसके बाद रही है ममता शर्मा। ममता शर्मा कब रही है, 7वें नंबर पे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, जयंती पटनायक, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, उसके बाद में जो आपका ललिता कुमार मंगलम है, ठीक है, ये रही है सबसे आखिरी में 8वें नंबर पे, ठीक है। तो सबसे पहला जयंती पटनायक हो गया, फिर डॉक्टर गिरिजा व्यास, फिर ममता शर्मा और फिर आपका ललिता कुमारा मंगलम, ठीक है। ये आपका ललिता होगा, ललिता कुमारा मंगलम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। 1 2 3 4 मतलब जिस ऑर्डर में लगा हुआ है ना, वही ऑर्डर जो है आपका सही है। आगे क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये हो सकती है मैक्सिमम संख्या 238, 238, और बाकी 12 मेंबर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ये होते हैं आपके नॉमिनेटेड। तो कुल मिला के टोटल मेंबर्स हो जाते हैं 250, लेकिन निर्वाचित मैक्सिमम 238 ही रहेंगे। फिर देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कब लाया गया। पहले जो एजुकेशन था ना, शिक्षा का जो आपका क्षेत्र था, ये राज्य सूची में आता था, स्टेट लिस्ट में, मतलब सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। बाद में इसको कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में कर दिया कि यूनियन भी बना सकता है, केंद्र सरकार भी और स्टेट भी बना सकता है। किस संशोधन से कराया गया, तो ये करा है 42nd आपका अमेंडमेंट से, ठीक है। 42nd संशोधन कब हुआ, 1976 में, ठीक। तो 353 का सी वाला करेक्ट आंसर। 354 देखिए, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। इसका मतलब यह है कितना मैक्सिमम समय, जब तक आपने कोई सांसद ने कोई नोटिस नहीं दिया तब, और वो छुट्टी पे है, मतलब बिना नोटिस दिए छुट्टी पे कितने समय तक रह सकते हो। और उसके बाद अगर समय एक्सीड हो गया ना, तो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा भैया, आपका जो पद है ना हटा दिया जाएगा, मतलब आपको सांसद फिर आप नहीं रहोगे। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम है आपका 60 दिन। 60 दिन तक भैया आप छुट्टी ले सकते हो, उसके ऊपर जाएगा ना तो नोटिस देना पड़ेगा। फिर बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है, जो सही मैच इसमें नहीं है ना वो डी वाला है आपका, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो सही इसमें मैच नहीं बताया गया है। फिर आगे देखो, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये विशेष उपबंध किया गया कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, ठीक है, मतलब मिनिमम 30 मेंबर तो होने ही चाहिए जो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये प्रावधान करा गया आपका आर्टिकल 371 आई के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 371 आई के तहत, ठीक। फिर आगे देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियों केंद्र को प्रदान की गई हैं। अब देखो हमारे उसमें लिस्ट में था क्या ना, एक यूनियन लिस्ट थी जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट राज्य सरकार, कंकरेंट लिस्ट दोनों कानून बना सकते हैं, और जो शक्तियां बच गई थी ना उनको बोला गया अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स, ठीक है, मतलब जो कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। और इसमें केंद्र सरकार को मिला कानून बनाने का मतलब इसमें अधिकार, लेकिन बोला ही जा रहा है कौन से आर्टिकल के तहत जो है इनको अधिकार मिला हुआ है, वो है आर्टिकल 248, अनुच्छेद 248 248, ठीक है, समझ में आया। फिर देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन वोट कर सकता है, जितने भी आपके निर्वाचित एमपी हैं, फिर आपके एमएलए हैं जो राज्यों के हैं, और उसके बाद में दिल्ली और पुडुचेरी को भी जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था।
लेकिन यही बोला जा रहा है कौन से संशोधन से जोड़, मतलब कौन से साल में इसको जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है, 1992 में। फिर आगे देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंस्पिरेशन फॉर द मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल? जो मिड डे मील प्रोग्राम चलता है ना, जिसमें आपका क्या कहते हैं, स्कूल में ही खाना दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, न्यूट्रिशियस खाना होता है, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत, मतलब इंस्पिरेशन कहां से मिलती है? आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47। अब क्या दे रखा है इसको भी देखते हैं एक बार। अब अगर आप लोग आर्टिकल 47 देखोगे ना, अब इसमें बोला क्या जा रहा है, ये आपका वे डीपीएसपी में आता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब भैया राज्य की ड्यूटी है कि न्यूट्रिशन जो है वो दे लोगों को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, तो इससे काफी सारे फायदे होते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, जो पेयर है आपका, सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ए वाला, आर्टिकल 59 ओथ बाय द प्रेसिडेंट, तो अनुच्छेद 59 में नहीं दे रखा है। अब इसको भी हम आर्टिकल देख लेते हैं। देखो 59 में तो कंडीशन दे रखी है, और ओथ जो है वो है आपका आर्टिकल 60 में, ठीक है। ओथ बाय प्रेसिडेंट आर्टिकल किसमें? 60 में, जो शपथ लेते हैं, इसलिए ये आपका गलत है, आर्टिकल 60 में होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? सिंपल मेजोरिटी से। तो ये आर्टिकल 106 में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें एमपी वगैरह की सैलरीज के बारे में बात हुई होती है, ठीक है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी से आप चेंज कर सकते हो, सैलरी घटानी है बढ़ानी है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ठीक है, मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट है ना बोला जा रहा है वो फॉल्स है। संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी समिति, ये तो ये भैया सही है, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कौन अपॉइंट करता है, कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर करते हैं। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती, ये गलत है भाई। जो रिपोर्ट है ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, ये जाती है आपके संसद को, किसको? पार्लियामेंट को। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, तो भाई गलत कौन सा है? डी वाला, तो डी वाला ही तो आप सही मार्क करके आओगे, बोला वहीं पर डी वाला भरोगे। 363 देखो, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बात हो रही है। अब देखो इसका काम क्या है, जो भी आपका जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं सरकार के, केंद्र सरकार के हो गए, राज्य सरकार के, उनकी अगर सर्विस को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इसमें आपका जाते हैं। बोला जा रहा है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बिल्कुल सही, मतलब ये सही बात है। लेकिन यहां बोला जा रहा था फॉल्स कौन सा है, तो हमें ये बताना है कौन सा आपका फॉल्स है, ये देखना है, ठीक है। फिर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। फिर स्थापना 1 नवंबर 1985 को, ये भी बिल्कुल सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, तो ये गलत है। प्रशासनिक क्षेत्र से भी होंगे आपका, और किससे होंगे? जुडिशियल फील्ड से भी, न्यायिक फील्ड से भी होंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए था? मतलब करेक्ट आंसर का मतलब ये हो गया कौन, क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा फॉल्स है? सिर्फ 3 वाला। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ओनली 3 कर दो सी वाले में। अगर ये ओनली 3 होगा ना, केवल 3, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका सी वाला स्टेटमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखो 364, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब कोई बिल जो है स्टेट में, मतलब आप समझो कि मुख्यमंत्री आपका स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा ने पास कराया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने बोला हम पास नहीं करेंगे, हम इसको रिजर्व कर दे रहे राष्ट्रपति के लिए, तो ये भी प्रावधान है। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया हुआ ये बोला जा रहा है, तो ये लिया है आपके कनाडा से, ठीक है। कहां से? कनाडा से, बी वाला होगा, कनाडा से, कनाडा, ठीक। फिर आगे देखो 365, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किए जाने वाला आवश्यक दिशा निर्देश जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, जारी किया जाता है डिसिप्लिन बनाने के लिए, इसको बोला जाता है व्हिप, ठीक है, ठीक है, व्हिप, जो आपका पॉलिटिकल पार्टी इशू करती है। तो ये मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। फिर देखो, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब यह है कि अगर कोई टैक्स लगाओगे तो वो कैसे लगेगा? बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब लॉ, विधि के ही प्राधिकार से, अथॉरिटी से लगेगा। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? ये बात हो रखी है आर्टिकल 265 में, इसके बारे में आर्टिकल 265। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या कहता है, 365 क्या कहता है? तो भैया ये बोलता है आपका, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। मतलब सिंपल भाषा में ये है, आपका केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई भैया निर्देश दिया और राज्य सरकार अगर उसको पालन नहीं कर पाई
तो इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन जो है फिर लगाया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत, लेकिन 365 में यही दे रखा है, ठीक। फिर आगे देखो कौन सा युग्म जो है, कौन सा आपका पेयर, फिर से बात हो गई इसमें कि सही जो मैच नहीं है, तो जो सही मैच नहीं है ना वो है आपका ए वाला। अनुच्छेद 77 बोला गया राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, स्पेशल एड्रेस। अब ये आपका 77 आर्टिकल में नहीं आता है, ये आपका आर्टिकल जो है वो आपका 87 है, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। 77 में तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, कोई काम की चीज नहीं है, 87 में आता है स्पेशल एड्रेस, विशेष संबोधन, ठीक। फिर आगे देखिए 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सा सदस्य मुस्लिम लीग से था? भैया इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और मुस्लिम लीग से भी सदस्य थे, तो इनमें से जो थे वो थे आई चुंद्रीगर, ठीक है, ए वाला है आई चुंद्रीगर। ये फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे बाद में 1957 के आसपास, ठीक। फिर आगे देखो which eminent jurist and constitutional experts have called the preamble the introduction sheet of constitution, ठीक है। परिचय पत्र बोला है इसको, प्रस्तावना को, मतलब किसने बोला है, ये तो है आपका परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन शीट तो है, लेकिन बोला किसने, तो ये बोला आपके एन.ए. पालखी वाला ने, ठीक है, एन.ए. पालखी वाला। फिर आइए इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं, तो गलत है, कुछ भी नहीं कर सकती राज्यसभा, आपका राज्यसभा के पास में कोई पावर नहीं है मनी बिल को लेके, धन विधेयक को लेके। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है, ये भी गलत है। अगर कुछ पैसा सरकार को खर्चा करना है, कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है, तो उसको डिमांड फॉर ग्रांट्स बोलते हैं। वोटिंग सिर्फ कहां होती है, लोकसभा में होती है। कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, डी वाला इसका आंसर जो है वो होगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर से वही जो है सही आपका मैच नहीं है। सही मैच जो नहीं है वो है जेवीपी कमेटी, ठीक है। जेवीपी समिति जो है दिसंबर 1948 में बनी थी, ठीक है। इसके मेंबर कौन थे, जे से हो गए जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारामैया। इसी तरीके से जेवीपी कमेटी नाम पड़ा था। भारतीय संविधान में जो संघीय शब्द है कहाँ पे यूज हुआ है, फेडरल वर्ड, तो ये कहीं पर भी यूज नहीं हमको देखने को मिलता है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स देखने को मिलता है, फेडरल जो आपका शब्द है ना ये कहीं नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, कौन सा पार्ट है, तो यह है पार्ट 11, भाग 11 में बात होती है आपके केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में। इंपॉर्टेंट है भैया, पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अलग अलग जोनल काउंसिल दे रखी है, तो जो सही मैच नहीं है ना वो है बी वाला। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय भोपाल नहीं है, सेंट्रल जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर भोपाल नहीं, ये है आपका प्रयागराज, ठीक है। कौन सा प्रयागराज, ये एक मैप भी आप देख सकते हो, सेंट्रल काउंसिल ये है, जोनल काउंसिल, ये रेलवे वाली काउंसिल की बात नहीं हो रही, जोनल काउंसिल की बात हो रही है, ये पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक। फिर आपका जो एस्टीमेट समिति है, एस्टीमेट्स कमेटी है, प्राकलन समिति, इसमें मुझे जरा कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा आपका फॉल्स है, ठीक है। राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व आपका नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर क्या है, समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती, तो ये गलत है, मतलब इसमें जो लोकसभा के स्पीकर है वो थोड़ा ना प्रिसाइड करेंगे, वो अध्यक्षता थोड़ा ना करेंगे, जो सदस्य वो आपस में ही चुनते हैं। कोई भी मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा फॉल्स है, सिर्फ दूसरे वाला, ए वाला जो है ना ये हो जाएगा आपका इस हिसाब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर देखो यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए, मतलब जो कंकरेंट लिस्ट है, जैसे एजुकेशन है, सेंटर ने भी कानून बनाया, स्टेट ने भी कानून बनाया और दोनों विपरीत है, तो इस समय पे किसकी सुनी जाएगी, किसका दबदबा कायम रहेगा, वो रहेगा केंद्र सरकार का। सेंट्रल लॉ विल हैव इफेक्ट ऑन द स्टेट लॉ, केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब इसमें देखो, ठीक है, नागालैंड को जो राज्य का दर्जा दिया गया वो कब, 1963 में दिया गया, 1963 में। फिर सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल जब करा गया 1967 में करा गया, और 44 संविधान संशोधन 1978 में आया। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 213। कुछ सोचो, 213 पहले दूसरा या फिर पहला और फिर तीसरा आपका हो गया। 379 देखो, इसमें बोला जा रहा है कौन सा, फिर से भैया वही पेयर जो है आपका सही मैच नहीं है, तो इसमें जो सही मैच नहीं है वो है सी वाला, जो परिसीमन आयोग है ना गठन,
81 के तहत नहीं होता, इसका गठन होता है 82 के तहत। डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल आपका 82 के तहत होता है, ठीक है, जो 82 है इसके तहत रहता है। फिर देखिए इसमें भी कौन सा पेयर जो है सही मैच नहीं है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी वाला। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ना वो क्वेश्चंस आते हैं उसके, तभी इसमें सीरीज में है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना 154 के तहत नहीं है, ठीक है, किसके तहत है इसको देखो, ठीक है, इसके गवर्नर के बारे में बात हो रहे हैं, तो गवर्नर की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 में, देखो 155 में, तो इसीलिए गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आपका नहीं है भैया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया था? केशवानंद भारती से। 382 देखो, प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आमतौर पर इन्हीं को करा जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो नवनिर्वाचित सदस्य आए उनको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाना चाहिए? सी वाला, बोथ 1 and 2, ठीक है, ये इसका करेक्ट होना चाहिए आंसर। फिर संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है कौन सा आर्टिकल बताता है? 129। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि जो भी उसमें जजमेंट हो रहे हैं ना वो एक जगह पे लिखे जाएंगे, रिकॉर्ड होंगे, ताकि उसको आगे यूज किया जा सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और जो लोअर कोर्ट्स होते हैं। इसमें सही वरीयता क्रम जो है प्रेसिडेंस, ये हमको बताना है कौन सा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए वाला। सबसे पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, फिर आते हैं मुख्य न्यायाधीश, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और फिर राज्यसभा के उपसभापति। तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? इक्वालिटी बिफोर लॉ में मतलब कौन जो है जिनको थोड़ा सा इसमें आराम दिया गया, तो वो है आपके भैया प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी। करेक्ट आंसर इसीलिए डी वाला हो जाएगा, ए और सी। अरेस्ट भी नहीं हो सकते अपने ऑफिस के दौरान पे, ठीक है, मतलब काफी सारी चीजें इनको फैसिलिटी मिल रखी, प्रिविलेज मिल रखा है। निम्न में से वे कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठते हैं, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? आपका पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का, लेकिन तब भी आपका समझो मतलब मेंबर नहीं, तब भी आपका अभिन्न अंग है। तो ये है प्रेसिडेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में 3 पार्ट आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्वराज्य पार्टी फॉर्म्ड इन 1923, ठीक है, ये हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हो। तो ये हैं आपके मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ये आपके जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किस पार्ट में दे रखा है? तो पार्ट 5 में, भाग 5 में इनके बारे में क्या है बात हो रखी है। 389 देखो, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? कि इक्वल पे, अगर इक्वल काम किया तो इक्वल पे मिलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो ये बात हुई है आपके डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। 390 समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है कंकरेंट लिस्ट में? तो शिक्षा भी आता है, वन भी आता है, परिवार नियोजन भी आता है कंकरेंट लिस्ट में। पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य नहीं आता। जन स्वास्थ्य किस में आएगा? ये आएगा आपका राज्य सूची में आएगा, ठीक है, राज्य सूची में, ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। 391 देखो, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी, कौन बना सकता है? राज्यसभा। कितने लोग आपका वोटिंग करने चाहिए उसमें? वो होना चाहिए 2/3, मतलब काफी, मतलब 2/3 बहुमत काफी बड़ी बहुमत मानी जाती है। किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। मतलब देखो, एक विधानसभा होता है, ठीक है, फिर विधान परिषद होता है। अब विधान परिषद जो है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ना, वो आप ये समझो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती विधानसभा के। मतलब अगर विधानसभा के 300 मेंबर हैं तो विधान परिषद की 1/3 300 का कितना हो गया आपका? 100। तो मतलब 100 से ऊपर सदस्य हो नहीं सकते, कम हो सकते, 100 के ऊपर नहीं जाएंगे। दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा किसने बताई थी? पार्टीलेस डेमोक्रेसी, मतलब जिसका मैंने वो चुनाव लड़े, पार्टी से संबंधित नहीं होगा चुनाव। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण जी ने बताया था आपका, ठीक है। 394
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो भैया ये आपका सौंपते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, राष्ट्रपति जी को। 394 का सी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 75। देखो, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी मंत्री को भी प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन किसकी एडवाइस पे? ये करा जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक। किस आयोग ने आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी? अबॉलिशन ऑफ आईएएस एंड आईपीएस, ये भैया आपका किसने बोला था? तो ये राजमन्नर कमीशन ने, ठीक है, राजमन्नर आयोग ने इसके बारे में बताया था। 11वां मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये 2002 में जोड़ा गया था आपका, ठीक है, 2002 में। शिक्षा को लेकर इसमें आपका बात करी गई थी, ठीक। फिर आगे देखो 398। लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए, 2 से कम नहीं, ठीक है, और मैक्सिमम 3 जो सेशन दे रखे हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत में कुल कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? तो भाई अगर 2024 भी जोड़ लोगे ना तो ये 18 है, 18 हो चुके। ए वाला जो है सही आंसर होगा। अब एग्जाम में आ जाए तो 18 मार्क करके आना है, ठीक है। फिर 400 देखो, अनुच्छेद 312 के तहत कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी तो कौन बना सकता है? सिर्फ राज्यसभा भी बताया, वो भी कितने? 2/3 बहुमत से। मतलब 2/3 बहुमत आपको जब 2/3 सदस्य मानेंगे ना तभी जो है बनेगी ऑल इंडिया नई ऑल इंडिया सर्विस, ठीक। तो भैया 400 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गए हमारे इस वीडियो में, और 400 भी कंप्लीट हो गया, 400, ठीक। अब यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो। आगे 2 वीडियो और आएंगी, पॉलिटी हमारा पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज से। एग्जाम के लिए आरओ के लिए काफी फायदा होगा, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टॉपिक्स भी यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलना है, ठीक। बाकी यूपी पीसीएस की तैयारी करो तो कंप्लीट पेड ग्रुप यूपी पीसीएस 2025 का स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक। और आरओ का अगर आप सिलेक्शन मटेरियल लेना चाहते हो, पेड कोर्स या टेस्ट सीरीज, तो भी आप ले सकते हो। इन नंबर्स पे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।